नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 28 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 28 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1871 ईस्वी में मंडी की यात्रा की। तो अगर बात की जाए कि भारत के ऐसे कौन से गवर्नर जनरल है जिनके द्वारा अक्टूबर 1871 में मंडी की यात्रा की जाती, तो इनका नाम था लॉर्ड मेयो। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा कि लॉर्ड मेयो ऐसे गवर्नर जनरल है जिनके द्वारा अक्टूबर 1871 में मंडी की यात्रा की जाती है। अगर बात की जाए कि जब लॉर्ड मेयो मंडी आए थे तो मंडी के राजा कौन थे, क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है। तो जब लॉर्ड मेयो मंडी आए थे तो मंडी के राजा थे विजय सेन। विजय सेन, इस बात को आपने याद रखना है। और अगर विजय सेन की बात की जाए तो मंडी के राजा विजय सेन के कार्यकाल के दौरान ही हेनरी डेविस, याद रखना है, हेनरी डेविस के द्वारा भी मंडी की यात्रा की गई थी। विजय सेन मंडी के एक शक्तिशाली राजा थे। इनके द्वारा 1877 में दिल्ली दरबार में भाग लिया गया था। तो 1877 में 1877 में दिल्ली दरबार में मंडी के किस राजा के द्वारा भाग लिया गया था, तो विजय सेन के द्वारा ही दिल्ली दरबार में भी भाग लिया गया था। अगर बात की जाए लॉर्ड मेयो की, देखिए लॉर्ड मेयो से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। लॉर्ड मेयो के द्वारा ही सर्वप्रथम बार भारत में जनगणना की शुरुआत की गई थी। कब जनगणना की शुरुआत भारत में की गई थी, तो भारत में जो जनगणना की शुरुआत है वो 1872 के आसपास की गई थी। और सर्वप्रथम जो जनगणना की शुरुआत की गई थी भारत में वो लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। इनका जो कार्यकाल था ये भारत के चौथे वायसरॉय, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के चौथे वायसरॉय कौन थे, तो लॉर्ड मेयो जो है वो भारत के चौथे वायसरॉय थे। इनका कार्यकाल 1869 से 1872 तक था, इस बात को भी आपने याद रखना है। और इनका असली नाम रिचर्ड साउथवेल वॉर्के, याद रखना है इनका असली नाम क्या था, रिचर्ड साउथवेल वॉर्के के नाम से किसको जाना जाता है, तो रिचर्ड साउथवेल वॉर्के के नाम से जो जाना जाता है ये भी लॉर्ड मेयो को ही जाना जाता है। अगर आप टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और आप भी अपना टीजीटी कमीशन क्लियर करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। हमारा टीजीटी कमीशन का जो बैच है वो शुरू हो चुका है, जिसकी फ़ीस जो है वो मात्र 499 रुपये है। 7876145409 आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 499 मात्र इसकी फ़ीस है, जहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली है। लाइव क्लासेस के साथ अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो तो बाद में रिकॉर्डेड भी लाइव की तरह ही देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप जल्दी से जल्दी इस बैच से जुड़ सकते हो, जिसकी फ़ीस मात्र 499 रुपये है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, लेकिन अगले क्वेश्चन से पहले हम ऑप्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस भी दिया है। अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें, ये भारत के जो है गवर्नर जनरल थे और इनका कार्यकाल 1786 से 1793 तक था। इस बात को आपने याद, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के तो नहीं थे, बंगाल के थे 1786 से 1793 तक। और इनके द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था, तो स्थायी बंदोबस्त जो है वो 1793 में किसके द्वारा बंगाल में लागू किया जाता है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया जाता है। हिंदुओं के लिए संस्कृत विद्यालय, याद रखना, हिंदुओं के लिए पहला संस्कृत विद्यालय जो खोला वो किसके द्वारा, किस अंग्रेज के द्वारा खोला जाता है, तो ये भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही खोला जाता है। अगर लॉर्ड मिंटो प्रथम की बात करते हैं, लॉर्ड मिंटो यहाँ पे दिया है, तो लॉर्ड मिंटो भी दो थे, एक लॉर्ड मिंटो प्रथम था, तो लॉर्ड मिंटो जो फर्स्ट थे इनका कार्यकाल था 1807 से 1813। दोनों बातें आपको याद रखनी है। 1807 से 1813 लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल था। लॉर्ड मिंटो के द्वारा क्या किया गया था, तो इनके द्वारा जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो 1809 की थी। 1809 में इनके द्वारा महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की गई थी। तो इस बात को आपने याद रखना कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा अमृतसर की संधि की गई थी, तो लॉर्ड मिंटो के द्वारा अमृतसर की संधि की गई थी या उस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था, हु इज़ द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। तो भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री थे इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। पहले जो है वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद उप प्रधानमंत्रियों को जो है वो बहुत ही कम बनाया ही नहीं गया, पहले बनाया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने
ही हमारे देश को संभाला, उन कार्यकाल जो है वो प्रधानमंत्री बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की, बहुत सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो इनका जो पूरा नाम था वो वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल था। तो याद रखना, वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल के नाम से किसे जाना जाता था, तो झावेर भाई पटेल के नाम से, वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था। इनका जन्म जो है वो 31 अक्टूबर 1975, भाई इनका जन्म भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कमीशन के पेपर में हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। 31 अक्टूबर 1975 को इनका जन्म होता है और इनके जन्म दिवस पर ही अब एक दिन भारत में अब मनाया जा रहा है, जो कि 2014 से जिसकी शुरुआत हुई है। इस बात को आपने याद रखना, 31 अक्टूबर को अब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और 15 दिसंबर 1950 को इनका निधन होता है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के आगे जो आप ये सरदार की उपाधि देख रहे हैं, तो सरदार की जो उपाधि है वो इनको कब मिली, तो एक बारदोली सत्याग्रह था। बारदोली सत्याग्रह में जो है वो सरदार वल्लभ भाई या झावेर भाई पटेल को क्या मिलती है, सरदार की उपाधि मिलती है। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष, याद रखना भाई, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। बारदोली सत्याग्रह में इनको सरदार की उपाधि, अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर बात की जाए इनके द्वारा कुछ स्लोगन दिए गए थे, कुछ नारे दिए गए थे, जैसे कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नारा है कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये नारा जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। एक नारा इनके द्वारा और दिया गया था कि शक्ति के अभाव में विश्वास बेकार है। जी हाँ, तो शक्ति के अभाव में जो है वो विश्वास बेकार है, ये नारा भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने इनके बारे में भी देखे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर चौधरी चरण सिंह ऑप्शन में दिया है। चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं और ये भारत की, अगर मैं बात करूँ चौधरी चरण सिंह की, तो ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनको किसानों के नेता, किसान नेता भी कहा जाता था, किसानों के नेता भी कहा जाता था। और साल 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला, जिसमें चौधरी चरण सिंह भी थे। आपसे पूछे जा सकते हैं कमीशन में कि साल 2024 में कितने लोगों को जो है वो भारत रत्न मिला था, तो आसान भाषाओं में स्टूडेंट्स बोलेंगे कि 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न मिला। कौन कौन इसमें थे, तो इसमें थे कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। याद रखना है, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। तो आपको ये पांचों के पांचों नाम याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भारत रत्न पाने वाले अब कुल जो व्यक्तियों की संख्या हो गई है वो 53 हो गई। ये भी पूछा जा सकता है कि आज तक कितने व्यक्तियों के द्वारा भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, इसके प्राप्तकर्ता कितने हो चुके हैं, तो कुल प्राप्तकर्ता भारत रत्न पाने वाले अब 53 हो चुके हैं। इस बात को आपने याद रखना है। और भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब ऐसे विदेशी जो भारतीय नहीं थे और उनको जो है वो क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। अब एक नाम है मदर टेरेसा। पहले ये जो है वो विदेशी नहीं थी, विदेशी थी, लेकिन अब 1948 में इसके द्वारा भारत की नागरिकता, मदर टेरेसा जो है वो भारतीय नहीं थी, लेकिन ये क्या थी, एक विदेशी थी, अल्बानिया देश से संबंध रखती थी। लेकिन बाद में 1948 में इसके द्वारा भारत की नागरिकता ली गई थी। और याद रखना, इनको क्या मिला था, मूल विदेशी जो है, अगर मैं मूल विदेशी की बात कहूँ तो मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ़ार खान जो कि पाकिस्तान से संबंध रखते थे, और नेल्सन मंडेला। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नाम, नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला जो कि अश्वेत थे, इनको जो है वो साउथ अफ्रीका के से संबंध रखते थे, वहाँ के राष्ट्रपति, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है। तो इस प्रकार 3 विदेशी, वैसे तो मदर टेरेसा ने भारत की नागरिकता ले ली थी, लेकिन ये भी एक मूल विदेशी थी। तो मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ़ार खान और नेल्सन मंडेला। जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगर ग्रैमी पुरस्कार की बात करें तो ये सिंगिंग के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर साल 2024 की बात करें तो साल 2024 में किसे भारत में ग्रैमी पुरस्कार मिला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन। और एक राकेश चौरसिया, एक बांसुरी वादक, इनको भी जो है वो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। तो साल 2024 का जो ग्रैमी पुरस्कार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के अलावा
शंकर महादेवन। क्या नाम है? शंकर महादेवन। इस बात को आपने याद रखना है, शंकर महादेवन। शंकर महादेवन के अलावा एक बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, ये नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है राकेश चौरसिया का। तो राकेश चौरसिया याद रखना है, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, ये तीनों ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार विश्व में बहुत सारे पुरस्कार हैं, लेकिन अगर बात की जाए एशिया और विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार की, तो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। भाई ध्यान से सुनना है, मेरे जो यहाँ पर जिस तो वीडियो में जो कंटेंट बताए जाते हैं वो हर एक कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर नोबेल की बात की जाए, नोबेल पुरस्कारों की अगर हम बात करें, तो नोबेल पुरस्कार जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। और ये अल्फ्रेड नोबल, एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबल, इनके याद में ये जो है अपने सम्मान में जो है ये पुरस्कार देते हैं, इस बात को आपने याद रखना। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1901 में की गई थी। 1901 में इस पुरस्कार की शुरुआत की जाती है। यह पुरस्कार जो है वो स्वीडन के लोगों के द्वारा दिया जाता है। नोबेल की जितनी भी ब्याज से, जितनी भी इंटरेस्ट से इनकी राशि आती है, वहाँ से जो ब्याज आता है, इनके पास इतने पैसे थे, इतनी संपत्ति थी, जब इनकी वसीयत इनके मृत्यु के बाद देखी गई। ये वही अल्फ्रेड नोबल थे जिनके द्वारा 1867 में डायनामाइट को डिस्कवर किया गया, डायनामाइट की खोज की गई थी अल्फ्रेड नोबल के द्वारा। इनके द्वारा ही जो है नोबेल पुरस्कार इनके नाम पर ही दिए जाते हैं। और नोबेल पुरस्कार जो है वो वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, लेकिन जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है 1901 में, तब नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, इस बात को आपने याद रखना है। अब छठा क्षेत्र जो नोबेल पुरस्कारों का जुड़ता है वो कौन सा जुड़ता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो छठा क्षेत्र जो नोबेल पुरस्कारों का जुड़ता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1969 कब दिया जाता है? 1969 में दिया जाता है। इसको स्थापित किया जाता है 1968 में, लेकिन 1969 में 1969 में सबसे पहले इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में रैगनर फ्रिश और जॉन टीन बर्जेन, याद रखना है, रैगनर फ्रिश और जॉन टीन बर्जेन को सबसे पहले जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इस बात को आपने याद रखना। उसी प्रकार भारत में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो 1913 में दिया जाता है, पूरे भारत और पूरे एशिया में। तो पूरे भारत और पूरे एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1913 में भारत में, जिनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर, जी हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था गीतांजलि। भाई पूरे पहले एशियाई और पहले भारतीय बनते हैं रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में, जिनको सबसे पहले पूरे एशिया और पूरे भारत में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो गीतांजलि एक इनकी बुक थी और इनको इसमें साहित्य के क्षेत्र में बहुत बार पूछा गया है किस क्षेत्र में इनको मिलता है, साहित्य के क्षेत्र में इनको जो है वो गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार मैं अर्थशास्त्र की बात करता हूँ, 1969 में इसकी शुरुआत हुई। अब क्वेश्चन परीक्षा वाला पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब मिला। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार 1998 में दिया जाता है। पूरे एशिया में भी पहले एशियाई जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, एशियाई होंगे तो भारतीय तो पहले होंगे ही होंगे, तो पहले एशियाई पहले भारतीय जिनको मिलता है, तो इनका नाम है अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले मिलता है। और पूरे एशिया में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार, खाली नोबेल पुरस्कार जो मिलता है वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिलता है, जिनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। और एक बात और आपको याद रखनी है कि जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार है वो किसी अन्य के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो द स्वरिजेश बैंक के द्वारा, याद रखना, द स्वरिजेश बैंक के द्वारा ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। तो ये था नोबेल पुरस्कार जो हमने बहुत अच्छे से सीखा। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि एशिया का जो नोबेल है वो किसको कहा जाता है। तो एशिया का जो नोबेल पुरस्कार है वो रमन मैग्सेसे, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है रमन मैग्सेसे। तो रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के महाअधिवक्ता कौन है। अगर बात की जाए महाअधिवक्ता की, एडवोकेट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश की प्रेजेंट टाइम में, तो ये कौन है? तो इनका नाम है भाई अनूप कुमार रतन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनूप कुमार रतन वर्तमान में
हिमाचल प्रदेश के क्या है, महाअधिवक्ता है। इस बात को आपने याद रखना है। और अनुच्छेद नंबर 165 का एक बात करता है, अनुच्छेद नंबर 165 बात करता है महाअधिवक्ता की, और उसमें बात की जाती है कि जो राज्य का जो महाअधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो याद रखना है कि जो एडवोकेट जनरल होता है उनको जो अपॉइंट करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। इस बात को आपने याद रखना है। अनूप कुमार रतन की अगर बात करते हैं तो ये कौन से बैच के आईएएस है, तो ये 1990 बैच के आईएएस है। इस बात को आपने, आईएएस अधिकारी है, इस बात को आपने याद रखना है। भाई प्रबोध सक्सेना वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त, प्रबोध सक्सेना हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस है। तो मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश के कौन है, प्रबोध सक्सेना है। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, ये पहले प्रबोध सक्सेना से पहले जो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य सचिव थे वो आर.डी. धीमान थे, जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है। लेकिन आर.डी. धीमान को अब मुख्य सचिव से, चीफ सेक्रेटरी से हटाकर क्या बना दिया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है। और जो मुख्य सचिव बनाया है वो प्रबोध सक्सेना को बनाया गया है। मैंने एक बात आपको बताई कि महाधिवक्ता को, एडवोकेट जनरल को जो यहाँ पर शपथ नियुक्ति जो दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो इनको नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। तो परीक्षाओं वाला बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला। इस बात को भी आपने याद रखना है कि शिव प्रताप शुक्ला जी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में पूछी जाएगी। तो शिव प्रताप शुक्ला जी वर्तमान में हिमाचल के राज्यपाल है, और हिमाचल के वर्तमान में अभी मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, इसके जो मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में बने हैं, इनका क्या नाम है, ये भी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के जो बने हैं, इनका नाम है गुरमीत सिंह संधावालिया, ये भी याद रखेंगे। तो गुरमीत सिंह संधावालिया को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, इस बात को भी आपने याद रखना। और ये हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, तो ये ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के नदौन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नदौन आपने सुना है वो किस नदी के किनारे है, तो नदौन विधानसभा क्षेत्र जो है वो ब्यास नदी के किनारे स्थित है। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब क्वेश्चन एक हड़बड़ाने वाला बहुत आपको आगे देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री, तो हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है, उप मुख्यमंत्री जो है वो कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री जो है इनका जो नाम है वो क्या है, तो याद रखना इनका नाम है मुकेश अग्निहोत्री। तो वर्तमान में हिमाचल में पहली बार उप मुख्यमंत्री को बनाया गया है, और मुकेश अग्निहोत्री हरोली से आते हैं, ऊना के। ये हिमाचल के परिवहन मंत्री है। कैसे मंत्री है, परिवहन मंत्री है। जल शक्ति विभाग भी इन्हीं के पास है, और हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी है। अगर बागवानी मंत्री की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री कौन है, तो अगर हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग के मंत्री है, तो इनका नाम विक्रम आदित्य सिंह है, राजा विक्रम आदित्य सिंह जी। उद्योग मंत्री ठाकुर हर्षवर्धन सिंह जी है। बहुत बार इनका नाम आपको याद रखना है, पूछा गया है, हर्षवर्धन सिंह जी। हर्षवर्धन शिलाई विधानसभा क्षेत्र से आता है, सिरमौर में शिलाई पड़ता है। और अगर मैं बात करता हूँ आपकी कृषि और पशुपालन मंत्री, तो कृषि पशुपालन मंत्री जो हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री और पशुपालन जो मंत्री है वो चंद्र कुमार जी है। इस बात को आपने याद रखना है, चंद्र कुमार जी। और इसके अलावा आपके शिक्षा मंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मंत्री पूछे जा सकते हैं, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी है, इस बात को आपने याद रखना। आयुष मंत्री जो है, आयुष विभाग के मंत्री यादविंदर गोमा है, इस बात को याद रखें। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री जो है अनिरुद्ध सिंह है। और अगर बात की जाए राजेश धर्माणी जी क्या है, तो ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। आज थोड़ा सा वीडियो थोड़ी लेट हुई है, जल्दबाजी में बनी है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव। जय मां मंगयाणी, जय मां ठारी। हर हर महादेव।